आज का टॉपिक पोस्ट प्रेगनेंसी केयर। कहने का मतलब ये है कि एक लेडी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के बाद अब उसने डिलीवर कर दिया है और अब हम उसका कैसे ख्याल रखें, क्या क्या एहतियात बरतें, क्या क्या सावधानियां रखें, क्या क्या उसको लाड प्यार दुलार दें, क्या सही डॉक्टरी राय है, क्या खान पान हो, जो नवजात शिशु है, बच्चा है, उसके स्तनपान के बारे में कुछ बातचीत, उसके बारे में जो नई नई प्रसूति हुई है उसकी देख रेख के बारे में और खुशियाँ घर में उसकी भी चर्चा। हम जब इस बात की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले है कैंगरू केयर। बच्चे को माँ के साथ रखो। माँ के अंदर जो भावना उमड़ेगी उसके साथ बच्चे के लिए माँ के शरीर में दूध भी उमड़ेगा। तो बच्चे को डिलीवरी के तुरंत बाद ही माँ का दूध देना चाहिए। ऊपर से कोई खान पान, पानी, शहद, घुट्टी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए। अब माँ बोलेगी कि मेरा तो दूध नहीं निकल रहा था या अभी निकला, पहले डिलीवरी में निकला था, चलो अब की बार थोड़ा जल्दी निकल रहा है, मैं तो पहली बार प्रेग्नेंट हूँ, मेरा तो दूध ही नहीं निकल रहा है, एक कण भी नहीं निकल रहा है, कह रहे हैं बच्चे को स्तनपान करो, ये क्या हो रहा है। तीसरी कहेंगे कि हाँ कुछ निकल रहा है, पीला पीला सा निकल रहा है, मैंने तो सुना था कि दूध सफ़ेद रंग का होता है, इतना गाढ़ा, इतना चिकना, इतना ज़रा सा, ये तो बूंद के बराबर है, ये बच्चे को कैसे संतुष्टि देगा। बच्चा जब पैदा होता है तो फेफड़े उसके फूलते हैं, सांस लेता है और वो ज़ोर की किलकारी देता है, जो कि आप रोना कह सकते हैं, जो कि खुशी का, सेहत का ही आगाज़ करता है। पर बच्चे की भूख भी हम समझते हैं कि उसके रोने के साथ जुड़ी होती है। बच्चे को चाहे इतना इतना भी दूध मिले आपसे तो वो उसके लिए काफ़ी होता है पहले 2 दिन में। इसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाला दूध बहुत ही ताकत वाला माना जाता है। ताकत से भी ज़्यादा इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से बचाव के लिए माना जाता है। स्ट्रेंथ देता है, बच्चे को प्रोटेक्शन देता है बीमारियों से। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसको पीने से बच्चे को एलर्जी वगैरह भी कम होती है। उसके बाद आता है 2 दिन के बाद अचानक से ब्रेस्ट भर जाते हैं, स्टोन हार्ड, पत्थर जैसे हो जाते हैं, जिसे मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अचानक से लगता है ये क्या हुआ, मैं तो बच्चे को दूध पिलानी चाहती थी, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा था, अब इतना हो रहा है। बच्चे को छाती के साथ लगाइए, बच्चे को अपने निपल पे लैच होने दीजिए। उसको सिर्फ निपल का पॉइंट नहीं बल्कि जो आसपास ब्राउन एरिया है, एरियोला, उसमें भी लैच होने दीजिए। बच्चे को अपने पास रखिए। बच्चा थोड़ा भी पी के सोएगा तो वो अच्छा है। बच्चे के आपको शकल करने से, आपके पास रखने से आपके ब्रेन में रिफ्लेक्स जाती है जो और मात्रा में दूध बनाता है ना। कितनी सुंदर परिस्थिति। और उसके बाद 6 महीने तक आपको केवल अपना दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने के बाद बच्चे के लिए आहार, हल्के फुल्के खिचड़ी वगैरह मिलाने चाहिए, दूध देना चाहिए, ऊपर से केला मैश करके देना चाहिए, सूजी की खीर देनी चाहिए और धीरे धीरे बच्चे को बाहर से भी खाना देना चाहिए। और हो सके तो साल भर तक बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए, पर धीरे धीरे ज़्यादातर उसको बाहर के खाने पे शिफ्ट कर देना चाहिए। उसके बाद अब जब से डिलीवरी होती है तो जो सिजेरियन होता है उसमें भी खून जाता है। खून कहाँ से? वजाइना से, योनि से। ये जो खून है ये इसलिए जाता है क्योंकि जो अंदर ओलनाल होती है, प्लासेंटा होता है, वो जुड़ा होता है बच्चेदानी के साथ और वो उससे अलग होता है, तो वो सतह सेपरेट होती है। तो जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो खुले होते हैं और उसकी वजह से खून जाता है। और वो जब खून जाता है उसके बाद पेट में ऐसी ऐसी मरोड़े आती, पेट में नहीं, दरअसल पेट के निचले हिस्से में जहाँ पे बच्चेदानी है मरोड़े आती है। आप जितना ज़्यादा दूध पिलाएंगे उतनी ज़्यादा आपको मरोड़ आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि गलत बात है दूध पिलाना। इसका मतलब ये है जो बच्चेदानी इतनी बड़ी हुई हुई है वो धीरे 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 होके इतनी सी हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी, वो छोटी होएगी। पर ये अचानक से रात भर में बदलाव नहीं आता। करते करते 3 से 6 हफ्ते लगते हैं जब ये पूरी की पूरी बच्चेदानी छोटे साइज़ में हो जाती है ना। तो मरोड़े आ सकती हैं,
खून जाता है। खून जो होता है शुरू में तो ज़्यादा जाता है और मोटे मोटे खून के कतले भी हो सकते हैं उसके अंदर, और फिर धीरे 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 लाल रंग का गाढ़ा खून हल्का 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 गुलाबी होता है। गुलाबी होते होते थोड़ा सा पीला होता है और धीरे 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 फेंट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया 6 हफ्ते तक चल सकती है। 3 हफ्ते तक आमतौर पे जो लाल खून होता है वो चलता है और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती है। किसी को 3 हफ्ते में ख़त्म होता है, किसी को 6 हफ्ते तक होता है। यदि 6 हफ्ते के बियॉन्ड चले, उसके भी से भी ज़्यादा चले, तो इसका मतलब है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस बात को भी तो आप समझिए ना कि जो सिजेरियन है उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर भी तो इंटरवीन ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं खून ज़्यादा जा रहा है, बल्कि खून थोड़ा कम ही जाता है और नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि सिजेरियन में थोड़ा बहुत हम अंदर से सफाई और क्लीन भी ज़्यादा कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सिजेरियन कराना है। नॉर्मल डिलीवरी बेहतरीन तरीका है डिलीवर करने का और यही बेस्ट तरीका है। कितना खाना चाहिए? तो एक इंसान के बराबर आप पहले खाती थी, अब 1.5 के बराबर खाएंगी, यानी 500 कैलोरी बढ़ा देंगे। आपकी पौष्टिकता खाने में और आपका न्यूट्रिशन आपके बच्चे को जब आपके कोख में था तब भी खुराक दे रहा था और अब दूध के तहत दे रहा है। दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। आपके शरीर में प्रोटीन होना और कैल्शियम यानी हड्डियों में दम होना ज़रूरी है। आपका कैल्शियम लेवल कम हो जाता है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए इससे कैल्शियम खाना चाहिए, और आयरन लेवल जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से भी हो जाता है और ब्लीडिंग की वजह से भी हो जाता है। तो इस कारण हम लोगों ने वो भी ज़्यादा आयरन खाना है। आयरन ज़्यादा खाने का मतलब हम हरे फल सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, पत्तों वाली सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, और भुना हुआ चना जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, अंजीर खजूर जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, ये ज़रूरी है। प्रोटीन के लिए दालें खाना, सोया खाना, काफ़ी हद तक दूध पीना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि माँ जितना दूध पिएगी उतना ज़्यादा दूध बनेगा, कहावत है। इसी तरह ये भी कहते हैं कि माँ जितना पानी पिएगी उतना ज़्यादा उसका दूध बनेगा। हमने पिछली बार चर्चा करी थी स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। ये हमारा जो विषय था, इसमें हमने काफ़ी हद तक स्तनपान को गहराई से डिस्कस किया था, पर आज हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ब्लीडिंग होती है और खून जाता है, इसलिए अंदर के जो हिस्से हैं उसकी जो साइनसेस होती हैं यानी नसों के जो मुंह हैं वो खुले होते हैं। उनके खुले होने की वजह से इन्फेक्शन होने का चांस है। इसलिए कम से कम 3 हफ्ते तक और हो सके तो 6 हफ्ते तक शारीरिक संभोग अपने पति से नहीं करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो खुले हुए घाव हैं उसमें इन्फेक्शन जा सकती है और बच्चेदानी योनि के रास्ते से इन्फेक्शन जाते जाते नलों तक जा सकती है, तो पेल्विक इन्फेक्शन हो सकती है, ट्यूबोवेरियन मास हो सकता है, गंदा पानी भी जा सकता है। तो यदि आपको गंदा पानी जा रहा है या आपको बुखार हो रहा है या जो आपको ब्लीडिंग हो रही है उसमें बदबू है या वो ब्लीडिंग समय जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा और ज़्यादा दिनों तक चलती है या पेट में खासा दर्द है, इन सारे लक्षणों को समझिए। दूसरी तरफ आप माँ हैं, आप दूध पिला रही हैं, यदि आप दूध पूरी तरह से ठीक तरह से पिला नहीं रही, खाली नहीं कर रही, तो आपके स्तन के अंदर भी दूध से भरी हुई गांठें बन सकती हैं, जिसके अंदर कभी कभी पस यानी पीत यानी महावात भी हो जाती है। और उसको हमें समझना चाहिए कि दूध हम किस स्तन से पिला रहे हैं, किस बार पिला रहे थे। अगर आपकी राइट स्तन है तो फिर हम पूरा स्तन राइट करें यूज़ और लेफ़्ट को खाली कर दें। जब यदि बच्चे का पेट ना भरे राइट स्तन के दूध से इस्तेमाल से, तो लेफ़्ट स्तन के दूध से वो उसके बाद ले सकती है। अगली बारी लेफ़्ट से पहले पिलाएं, यानी कि बाएं हाथ वाले स्तन से पूरा खाली करें, उसके बाद राइट से करें। ये ज़रूरी है। खाली करने की प्रक्रिया या तो अपने हाथ से निकाल लें यानी मैनुअल एक्सप्रेशन, या ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल कर लें। यदि आप दूध को संभालना चाहती हैं, आप काम पर जाती हैं, तो आप उसे संभाल सकती हैं और फ्रिज में रख सकती हैं। और आपके पीछे से बच्चे को जब भूख लगे तो रूम टेम्परेचर पे या हल्का गुनगुना पानी जो रूम टेम्परेचर जैसा है उस पर उसको निकाल के उससे गुनगुने पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के बच्चे को आप पिला सकती हैं।
फिर बात आती है कि डॉक्टर को कब मिलना है। आमतौर पे नीचे के रास्ते पे नॉर्मल डिलीवरी में टाँके आते हैं। ये जो ऑपरेशन करा जाता है इसे एपिजियोटमी कहते हैं। इस एपिजियोटमी पे हम हल्के गुनगुने पानी में सिट्स बात करके टकोर कर सकते हैं। हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। हम वहाँ पे क्रीम, ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं। हम आलती पालती मार के यानी चौकड़ी मार के नहीं बैठेंगे, हम पाँव लंबे करके बैठेंगे, है ना, ताकि हमारे टाँकों पे खिंचाव न पड़े। डॉक्टर आमतौर पे आपको डिलीवरी के 2-3 दिन बाद तक अपने पास रख सकता है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपको बुलाता है और तब आपको देखता है कि सब कुछ आपका ठीक है कि नहीं है। उसके बाद वो 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं, यानी 3 हफ्ते हो गए डिलीवरी पे, तो ये जानने के लिए कि कोई बुखार तकलीफ़ तो नहीं आई, टाँके ठीक से रिजॉल्व हुए, घुले कि नहीं ठीक से। अगर घुलने वाले थे तो घुले, और अगर उन्हें गिरना था खुद से तो वो गिरते। यहाँ पर जो नीचे टाँके लगाए जाते हैं वो ऐसे नहीं लगाए जाते आमतौर पे जिनको काट के उतारना पड़े, यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल नहीं होते। फिर इसके बाद ये है कि डॉक्टर भी आपको कुछ तो सलाह देता ही होगा। आजकल लैक्टेशन स्पेशलिस्ट तो हैं ही जो बताते हैं कि क्या क्या आपको ब्रेस्ट मिल्क के लिए पोजीशंस, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए करनी चाहिए। आपको सीधे बैठना चाहिए, बच्चे को यूँ हाथ में उठाना चाहिए ताकि आपकी बाजू भी ज़्यादा ऊंचे ना हो और आप ऐसे करके भी ना बैठें। और अगर आपको बच्चा नहीं संभल रहा तो यहाँ पे तकिया रख लें और उसके बाद बच्चा वहाँ रखें ताकि पीठ में दर्द ना हो। अब क्योंकि कैल्शियम की कमी हो रही है तो डॉक्टर कैल्शियम की टैबलेट सप्लीमेंट आपको कहते हैं। क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो आयरन के सप्लीमेंट्स भी कहते हैं। इसके सिवा अब आप कहेंगे कि मैं तो मोटी हो गई, भारी हो गई, पतली कैसे होंगी। देखिए ना, सवाल यहाँ पे ये पहला ही सवाल आ गया था। मैंने कहा कि पहले मैं आप सबको ये तो बता दूं कि मैं किस बात पे चर्चा कर रही हूँ कि पहले ही वज़न कैसे घटाऊं। डिलीवरी के बाद 1.5 महीना हो गया। डिलीवरी का जो वज़न है वो 11 से 13 किलो के करीब बढ़ता है। अचानक से तो नहीं कम हो सकता। बच्चा मान लीजिए जी 3 किलो का है और प्लेसेंटा ऑल्नल अम्बिलिकल कॉर्ड आधे किलो की है और जिस पानी में वो डोल रहा था वो भी आधे किलो का था, तो कितना निकला 4 किलो। और जो ब्लीडिंग हुई चलो आधा किलो निकाल दिया, 4.5 किलो। अब आप बताओ कि मेरा वज़न कितना बढ़ा? 5 किलो बढ़ा, तो कितना बचा? चलिए मान लीजिए अगर 12 किलो भी गेन किया तो 7 किलो। अब 7 किलो अचानक से तो नहीं घटेगा। कहते हैं कि अगर आप ठीक ठाक अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें तो आधा 1 किलो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न ज़्यादा रह जाता है, जिसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है घटाने के लिए। पर ऐसा नहीं कि सब कुछ चिपक जाए। और आपको ना 2 लोगों के लिए खाना नहीं खाना है, आपको 1.5 लोगों के लिए खाना खाना है। अब प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद एक्सरसाइजेस क्या करनी है? देखिए ना, हम जंपिंग एक्सरसाइजेस तो कर नहीं रहे, हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, हम लाइट एक्सरसाइजेस चाहे बेड में लेटे लेटे करें। और सिजेरियन के बाद भी हम खड़े हो जाते हैं, हमको चलाया जाता है। अब सवाल ये है कि रियली हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह कब करनी है जी? 6 हफ्ते के बाद, और हो सके तो 3 महीने के बाद। और अगर आपने सिजेरियन करा है तो यकीनन 3 महीने के बाद ही, क्योंकि सिजेरियन में जो टाँके लगते हैं वो 8वें दिन पे खोले जाते हैं, है ना, या वो डिसॉल्वेबल भी हो। जो सिजेरियन में कट किया वो छोटा तो होता नहीं है, बड़ा होता है। उसको पूरा 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 डिसॉल्व होते हुए, उसकी ताकत आते हुए 6 महीने तो कहीं नहीं गए, 1 साल तक करीब 80% ताकत आती है, 2 साल तक 90% आती है। एक्चुअली पूरी ताकत तो उसमें जगह में आती ही नहीं। फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को एक्सरसाइज कराएं। एक्सरसाइज में बाद में तो आप धीरे धीरे अपनी बॉडी बिल्डिंग, टोनिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पर लाइटर एक्सरसाइज से आप प्रोग्रेस करिए। आप योगा कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और ये बड़ा ही सुंदर सा एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा भी है, बच्चे के भी माइलस्टोन्स को एंजॉय करिए ना। कभी वो पहली बार करवट ले रहा है, कभी मुंह में उंगली डाल रहा है, कभी स्माइल कर रहा है, कभी गर्दन उठा रहा है, कभी पहली क्रॉल कर रहा है, कभी पहली रोल कर रहा है। कितनी सुंदर अनुभव है ये, है ना। देखिए, प्रेगनेंसी में ब्लेमिशेस होते हैं, पर प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद आमतौर पे जो यहाँ पे चेहरे पे छाइयाँ पड़ती हैं, जिसे बटरफ्लाई रैश बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं, वो कम हो जाता है।
तो आप 3 से 6 महीने इंतज़ार करें। अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ नहीं थी और प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की डायबिटीज़ हुई तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी सेटल हो जाएगी। इसको भी आप 3 महीने देंगे और 3 महीने पे जाके फाइनल टेस्ट करके देखेंगे। यदि आपको ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान हुआ था तो आम तौर पे आपका ब्लड प्रेशर भी 2-3 हफ्ते तक सेटल हो जाता है, और यदि ना हो तो फिर उसको मॉनिटर करते हैं, फिर 3 हफ्ते पे देखते हैं। अगर बढ़ा रहे तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों की दवाई दी जाती है। तो प्रेगनेंसी में अगर एनीमिया था यानी खून की कमी थी तो अब तो और भी ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब दूध भी पिला रही हैं तो उस आयरन की टैबलेट्स का ध्यान रखना है। और ख़ासी बात यह है कि अगर हम अपने फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स यानी संभोग शुरू कर देते हैं कायदे से 6 हफ्ते पे, हमको ये देखना है कि हम प्रेग्नेंट ना हो। जब तक हम बच्चे को केवल अपना स्तन का दूध पिला रहे हैं, इन्हें पूर्ण स्तनपान करा रहे हैं, तो फिर हमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हैं और हमारे महीने भी नहीं आते। पर अगर हम अपने स्तनपान में कहीं ना कहीं कमी करते हैं तो हमारे महीने आ सकते हैं और बिना आए हुए भी अंडा बन सकता है और हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो फिर क्या हम गर्भ निरोधक गोलियां खा सकते हैं इस दौरान? हाँ, खा सकते हैं, पर जो पहले खाते थे वैसे नहीं, दूसरे किस्म के। जो पहले खाते थे वो 21 दिन खाई फिर छोड़ी। ये जो गोली है इसको आपको हर रोज़ खाना है। पहली वाली मिस कर दो थोड़ा बहुत तो चलता है, 1-2 घंटे ऊपर नीचे कर दो, पर ये वाली तो बिल्कुल नियमित खानी है, एक भी दिन छूट नहीं करनी है और 3 घंटे का गैप से ज़्यादा इसको गड़बड़ होना अलाउड नहीं है। फिर कॉन्डम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपका 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो आप कॉपर टी भी अपने बच्चेदानी में डलवा सकते हैं। डिलीवरी के इमीडिएटली बाद भी लोग डालते हैं, पर सही टाइम रहता है कि डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद, 3 महीने के बाद उसमें डाला जाए, तो वो और भी ज़्यादा सेफ रहता है। मेरी बातें अगर पसंद आई तो लाइक दीजिए, ये प्रोग्राम शेयर करिए। बड़े सरल स्पष्ट शब्दों में मैंने आप सबके साथ अपनी बातें बयां की हैं। खुशी हुई आप सबके साथ कनेक्ट करके। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।